नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का सबसे नया और सबसे ताकतवर शो खबर बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो अगले 60 मिनट जमकर बैठ जाइए क्योंकि 7 सॉलिड खबरें होंगी। हम आपको अलग अलग पहलू से खबरें बताएंगे ताकि आप तर्कशील बन सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि खबर यानी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है। बिल्कुल, खबर बड़ी है क्योंकि चीन से लेकर अमेरिका तक, माफिया से लेकर मंदिर तक, देश और दुनिया में जबरदस्त हलचल है। हलचल तो होगी ही, तो कहीं मत जाइएगा, जमकर बैठिए और जल्दी से नोट कर लीजिए आज कौन कौन सी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। निधि, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जिनपिंग के सिर पर कौन सा त्रिकाल मंडरा रहा है। ये होगी हमारी पहली बड़ी खबर। जी, और 8:08 पर हम आपको आज दिखाएंगे बॉर्डर पर किसने कहा हमें बंदूकें दो, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हमारी तीसरी बड़ी खबर 8:11 पर होगी। आप देखेंगे रिपब्लिक भारत की मुहिम भारत वर्सेस माफिया में आज किसकी बारी है। जी, तो वहीं आज की चौथी खबर होगी और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि खबर बड़ी है और हम ये सवाल उठा रहे हैं आज कि देश आखिर राम का अपमान क्यों और कैसे बर्दाश्त कर ले। हमारी पांचवी बड़ी खबर इसके बाद 8:33 पर होगी। आप देख पाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय के अभियान को किसका साथ मिला है। तो 8:36 पर हम आपको देश भर से आ रही बाढ़ की बड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां बिल्कुल त्राहिमाम मचा हुआ। और सातवीं बड़ी खबर आखिर में देखना मत भूलिएगा, बाबा केदार के दरबार कौन पहुंचा धमाके और जोर शोर के साथ। हमारा दावा है आपने ऐसा भक्त पहले नहीं देखा होगा। कोरोना ने सबकी जीवन शैली, जी हां, सबकी जीवन शैली बदल दी है। फिल्मों की शूटिंग शुरू ना होने से और फिल्म स्टार की जिंदगी तक, ये सभी चीजें बदल गई हैं। इन दिनों सलमान खान भी सेल्फ आइसोलेशन में हैं और अधिकतर वक्त अपने फार्म हाउस पर बिता रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, इन दिनों वो रियल लाइफ में किसान बने बैठे हैं। ये भी हम दिखाएंगे आज आपको निधि, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो तैयार हो जाइए, चीन के खिलाफ अपने तर्कों को मजबूत कर लीजिए। प्राइम टाइम के सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी में सबसे पहले बात करते हैं उस त्रिकाल की जो इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सिर पर मंडरा रहा है। जी हां, सर पर मंडरा रहा है उनके। क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन, तभी तो त्रिकाल। एक तरफ अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस निमित्ज अंडमान निकोबार पहुंच चुका है, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर पर उसके दूसरे युद्धपोत एक्शन में हैं। तीसरी और अहम बात यह कि रफाल की आहट भी चीन को अब सुनाई देने लगी है। निधि, बिल्कुल, देखिए हमारी पहली खबर बड़ी है। समंदर से लेकर आसमान तक चीन की घेराबंदी की जा चुकी है। चीन की साजिश को चकनाचूर करने के लिए भारत और अमेरिका के युद्धपोत कैसे एक्शन में नजर आ रहे हैं, आपको उसकी एक एक डिटेल समझाएंगे। लेकिन पहले चीन के घेराव की वो 3 तस्वीरें देख लीजिए जिसकी वजह से चीन के होश उड़े हुए हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के उस ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज की है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर रफाल फाइटर जेट की है जो इसी महीने के अंत तक भारत पहुंचने वाला है और माना जा रहा है कि चीन बॉर्डर पर उसकी तैनाती की जा सकती है। तीसरी तस्वीर साउथ चाइना सी की है जहां अमेरिका ने विवादित दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया। सबसे पहले बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की करते हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन नजर आ रहा है। यहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज के पहुंचते ही चीन की बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का हिस्सा है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है।
अमेरिका के इस जंगी जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट की लंबाई 1092 फीट यानी करीब 333 मीटर है और यह 1 लाख टन तक का भार उठा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इस समय 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा करीब 3000 अमेरिकी नौसैनिक तैनात हैं, जो चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कैरियर अभी निमित्स अब आ गए हैं, अंडमान निकोबार की तरफ आ रहे हैं अपने बेड़े के साथ में लेकर, और इंडियन नेवी के साथ में अंडमान निकोबार कमांड के तहत एक्सरसाइज करेंगे। और चीन की नेवी इस जगह पे अगर आएगी तो उसको बहुत ही अत्यधिक प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे। जब ये लड़ाई की बात आ जाती है और इस जगह पे एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स, जिसके क्लोज टू 100 एयरक्राफ्ट है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, वो न्यूक्लियर पावर वेपन ले जा सकते हैं एयरक्राफ्ट। तो आप सोचिए इस समय उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाएगी। चीन की नेवी तो एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जितने कंट्रीज चीन को सपोर्ट कर रहे हैं वो ड्रॉप कर देंगे चीन को। ना पाकिस्तान साथ देगा, ना ईरान साथ देगा। चीन की बौखलाहट इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अंडमान निकोबार के समंदर पर भारत की नौसेना पहले से ही युद्धाभ्यास कर रही है। हिंद महासागर में भारत की पैनी नजर है। यह युद्धाभ्यास इसलिए अहम है क्योंकि यहां से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहां से वो कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी। उधर एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को देखते हुए वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया की अगुवाई में वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें इस महीने आ रहे रफाल लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि रफाल की तैनाती एलएसी पर हो सकती है, जो चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए काफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हवा को चीरते हुए भारतीय रफाल विमान, आवाज सुनी आपने। और अब समंदर में चीन की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, ये हम आपको दिखाएंगे निधि। ये जो युद्धपोत एक के बाद एक आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का सबसे बड़ा यूएसएस निमित्स है, जो आ गया है अब साउथ चाइना सी की ओर। और ऐश्वर्या ये बताता है कि कैसे चौतरफा घिरता जा रहा है चीन, चौतरफा घिरता जा रही है। घेराबंदी, हम आपको महासागर में चीन की घेराबंदी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बड़ी बड़ी जो वॉरशिप्स हैं वो अमेरिका ने तैनात की हैं। बिल्कुल, अमेरिका का यूएसएस निमित्स आया है। तो भारतीय नौसेना पहले से ही युद्ध अभ्यास कर रही थी, जो पिछले सोमवार को खत्म हुआ था, लेकिन रुकी। भारतीय नौसेना वहां रुकी और हमारे जो जंगी जहाज हैं, अब वो अमेरिका के इस यूएसएस निमित्स, जो कि आप यहां पे ये ग्राफिक देख पा रहे हैं, 333 मीटर लंबा, इसके साथ साथ चल रहे हैं साउथ चाइना सी में। और ये चीन को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है निधि। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप अगर नोटिस करेंगे तो 1 लाख टन तक ये पूरा सामान उठाने में सक्षम है। और ये जो करियर है, बड़े बड़े यूएस निमिट्स हों या फिर थियोडोर वॉरशिप्स हों, ये बताता है कि चीन की घेराबंदी कैसे तेज होती जा रही है। और इसकी घेराबंदी में सबसे आगे अमेरिका है। बिल्कुल, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और इसका मैसेज चीन को मिल चुका है। चीन को पता है कि अगर इसने अब आंख टेढ़ी की तो चीन का दाना पानी बंद हो जाएगा निधि। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यूएसएस निमित्स, ये अकेला नहीं है, यूएसएस रोनाल्ड रीगन वहां है। चीन पहले से ही साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है और वो ऐसा घिर गया है अब कि अगर अब उसने हल्की सी भी अपनी आंख टेढ़ी की ना निधि, तो भारत उसका दाना पानी बंद कर देगा। और ये सबसे मुस्तैद घेराबंदी है। चीन पहले से ही साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोतों और उसके लड़ाकू विमानों की दहशत महसूस कर रहा है ऐश्वर्या। बिल्कुल। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के जंगी जहाजों की तैनाती से
चीन की बेचैनी बढ़ गई है, ऐसा क्यों है, ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल, और ये देखिए आप कि पिछले दिनों हिंद महासागर में भारत की नौसेना, जी हां, भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही थी। अंडमान के पूर्वी तट पर भारत के युद्धपोत पहले से ही तैनात थे, और ये युद्धपोत थे आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस शिवालिक की तैनाती की जा चुकी थी, और ये युद्धपोत आईएनएस कमरोटा और आईएनएस राणा के साथ वहां पर मौजूद थे। और जब यूएसएस निमित्ज आया तो भारतीय नौसेना ने कहा कि हमारे ये चारों जंगी जहाज यूएसएस निमित्ज के साथ रहेंगे, तो चीन को सीधा मैसेज दिया गया है। निधि, वैसे एक कहावत है ऐश्वर्या कि कभी कभी जो चींटी है उसके भी पर निकल आते हैं, तो चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, चींटियों के भी पर निकल आए। बिल्कुल, और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। निधि, बिल्कुल, दूसरी खबर ये कि चीन की हिम्मत जो बढ़ती जा रही है, उसकी हिम्मत दबाने के लिए चौतरफा वार हो रहा है। अब पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल ऐश्वर्या देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान कोई और नहीं बल्कि चीन का पिट्ठू है, गोलीबारी कर रहा है। तो हम खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जो इलाके में खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, वहां पर कैसे पाकिस्तान घिर रहा है। एलओसी के आज आपको हम एलओसी के उन बहादुर नागरिक से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मोर्टार का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। ऐश्वर्या, बिल्कुल, आइए देखें ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पाप का जवाब देने के लिए बंदूक मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें दो बंदूक, हम देंगे जवाब पाकिस्तान को। पाकिस्तान की कायराना हरकत को कौन नहीं जानता। अक्सर एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन करके निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है। अब एलओसी से सटे इलाकों में रहने वाले लोग भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुके हैं। अब वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेना में नौकरी और बंदूक दे दी जाए, तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। सर, हमको मौका दें, हथियार दें, तो हम अभी भी अपने बंदूक का बदला ले सकते हैं। सर, हमें मौका मिले, गन दें, हम इंशाल्लाह फौज में लें। हम तो जाना चाहते हैं कि बदला लेके आएंगे। दरअसल आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। भारत की सेना से मात खाने के बाद वो सीजफायर तोड़कर बार बार लोगों को निशाना बना रहा है। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने 4200 से ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान 21 निर्दोष नागरिकों की जानें गईं। इस साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने आम नागरिकों पर भी हमला किया था। उस हमले में अल्ताफ और असलम नाम के 2 आम नागरिकों की मौत हो गई थी और शौकत हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने मारे गए 2 नागरिकों में से एक का गला रेतकर अपने साथ ले गई थी। ऐसे में पाकिस्तान की नापाक हरकतों से लोग तंग आकर खुद ही पाकिस्तान से मोर्चा लेने को तैयार हैं। गांव के सरपंच का भी कहना है कि पाकिस्तान उन्हें इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि वह लोग सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान तो सेना का हमारी हिंदुस्तान आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता है। हमारी किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस है या कोई और हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसके पास हथियार हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता वो। तो उसने एक आसान तरीका ये अपनाया है कि बॉर्डर के लोगों के ऊपर बेहद फायर किया जाए ताकि ये लोग तंग पड़ें, ये मरें और ये मेरे इन्फिल्ट्रेशन जो दरिंदे हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होते हैं उनकी मदद करें और उनका साथ दें। गांव वालों की इन बातों को पुंछ जिले से एसएसबी भी तस्दीक करते हैं। इंटेंसिटी तो काफ़ी बड़ी है सीज फायर वायलेशन की, और पहले जो फायरिंग थी वो पोस्ट टू पोस्ट होती थी, लेकिन एक नया ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है जिसमें सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। इंटेंशनली उनको नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें हमारी सिविलियंस की कैजुअल्टी भी हुई है। बॉर्डर पर भारतीय सेना की बुलंद हौसले के आगे पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर रखा है और उसके किसी भी उकसावे और कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए जांबाज जनता भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं
सेना को बताते हैं, पुलिस को बताते हैं और आतंक का खेल रचने वाले पाकिस्तान की साजिशें जो हैं वो विफल हो जाती हैं। और इसी से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन लोगों को निशाना बना रहा है ताकि ये जो लोग हैं, जो गार्डियंस हैं, वो यहाँ पर ना रहें और पाकिस्तान के आतंकी इन्फिल्ट्रेटर्स ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर पहुँचकर हिंटरलैंड में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे पाएं। कैमरामैन सर जीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। खबर बड़ी है में हमारी अगली बड़ी खबर, भाग माफिया भाग। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है, खबर बड़ी है क्योंकि यूपी में अब खूंखार अपराधियों के दिन लदने लगे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे के बाद योगी सरकार के निशाने पर मुख्तार अंसारी से लेकर सुंदर भाटी तक ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनका बहुत जल्द हिसाब किताब चुकता होगा। यूपी पुलिस ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही यूपी पुलिस एक्शन में है। योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधियों और गैंगस्टर्स पर आफत बनकर बरस रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत एक एक करके बदमाशों की गिरफ्तारी की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुख्यात मुख्तार अंसारी की। बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग पर नकेल कसने का अभियान जारी है। मुख्तार अंसारी का करीबी मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम और उसके गिरोह के 2 गुर्गे राजेश गुल्ली और आनंद मसीह के खिलाफ कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वाराणसी ही नहीं, यूपी के तमाम जिलों में इस वक्त यही सक्रियता नजर आ रही है। आप खुद ग्रेटर नोएडा के सीनियर पुलिस अफसर से सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को लेकर क्या निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है कि इन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन पे इन माफियाओं और इनके संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां की जा रही हैं। उधर प्रयागराज में भी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी राजेश को धर दबोचा, जिसकी तलाश में पिछले काफी वक्त से पुलिस खाक छान रही थी। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोली चली, जिसके बाद ये बदमाश घायल हो गया। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। इसी मुहिम के तहत कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए आज एसओजी यमुना पार की और थाना घोरपुर की टीम थाना घोरपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आई और पुलिस दल को देखकर मुड़कर भागने लगी। पुलिस की आवाज़ लगाने पर, पीछा करने पर उनकी तरफ से फायर किया गया और रिटेलिएशन में जब पुलिस ने फायर किया तो एक अपराधी के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। उधर ग्रेटर नोएडा पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस पिछले दिनों कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को गिराने पहुंची। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी फिलहाल यूपी की हमीरपुर जेल में बंद है। उसका काला साम्राज्य दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। एक और जहां पुलिस ये अच्छी तरह जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं में सुंदर भाटी एक बहुत बड़ा नाम है और नौजवान लगातार उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नौजवानों को भटकने से बचाने के लिए पुलिस लगातार सुंदर भाटी के गैंग और उसकी अवैध संपत्तियों पर अपना शिकंजा कस रही है। विगत दिनों से आप लोगों ने देखा होगा सुंदर भाटी, उसका साथी सिंहराज, सुमित भाटी, सतवीर बंसल, प्रवीण भाटी आदि की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। अब तक लगभग 9 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इस बीच नोएडा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 63 में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब कुछ बाइक सवारों को रोका तो वो भागने की कोशिश करने लगे। पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक और बदमाश को पैर में गोली लगी। गाजियाबाद का यूनुस मलिक नाम का ये बदमाश शातिर लुटेरा है। कई मामले इस बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं और पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में लगी हुई है। बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये बदमाश लूट की फिराक में लगे हुए थे। गिरफ्तार किए गए बदमाश का साथी संजू फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। यूपी पुलिस की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद,
बबलू श्रीवास्तव, अनिल भाटी, अंकित गुज्जर जैसे कई कुख्यात अपराधी शामिल हैं और यूपी पुलिस एक एक करके इन सब पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने कि किस तरह से यूपी में अब इन गैंगस्टर्स, इन कुख्यात बदमाशों का निधि हुक्का पानी बंद हो चला है। बिल्कुल, इसी के साथ खबर बड़ी है मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ऐश्वर्या ब्रेक के बाद दर्शकों से अपील है कहीं मत जाएगा क्योंकि खबर बड़ी है। क्यों? और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन, खबर बड़ी है क्योंकि खबर यानी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है। और आज एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। रामलला के जन्म स्थान पर राम का वनवास खत्म करते हुए राम के मंदिर के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर भूमि पूजन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में उत्साह बना हुआ है। निधि, बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सही सवाल पूछ रहे हैं और ये लाख टके का सवाल है। पहले इस कार्यक्रम से जुड़ी नई जानकारियां आपको देते हैं, उसके बाद राम को लेकर फिर एक बार शुरू हुई राजनीति की बात करेंगे। है अयोध्या सी रघुकुल का घराना है, जहां चरण है राघव के वहां मेरा ठिकाना है, जहां चरण है राघव के वहां मेरा ठिकाना है। गर्भगृह में 40 किलो का चांदी का शिला। 5 अगस्त को जब भूमि पूजन के समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह में 40 किलो की चांदी का एक शिला स्थापित करेंगे। इसी के साथ भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जिस उद्देश्य से अयोध्या हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है वह उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनना है, उस मंदिर के स्थल का भूमि पूजन होना है, शिला पूजन होना है और ये प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। अयोध्या में तो त्योहार सा माहौल है और सारे साधु संत न सिर्फ राम मंदिर के निर्माण को लेकर जोश में हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के आने की खबर से उनका जोश दोगुना हो गया है। जो पूजा पाठ हो रहा है या आ रहे हैं अगर तो अति उत्तम है, आवे पूजा करें, जो हनुमान जी के या जो राम जी की इच्छा होगा वही होने वाला है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। अयोध्या में एक तरफ संतों का मेला लगेगा तो दूसरी तरफ राम भक्तों के जुटने के संकेत आने शुरू हो गए हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय। सूत्रों की माने तो वो तमाम चेहरे 5 अगस्त को अयोध्या में जुटेंगे जिनकी कहीं न कहीं पहचान राम मंदिर से जुड़ी है। इनमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत, बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार प्रमुख हैं। 90 के दशक में इन्हीं चेहरों ने राम मंदिर को एक बड़ा आंदोलन बनाया था, जिसकी वजह से बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके बाद क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बीजेपी के पास विशाल बहुमत है और पार्टी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। ऐसे में भूमि पूजन समारोह की भव्यता में कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा इंतजाम हो रहा है। बीजेपी के नेता राम मंदिर को लेकर हमेशा से ये कहते आए हैं कि उनके लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। तो इस बात से कयास लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5 अगस्त को भूमि पूजन में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भारती के साथ समर श्रीवास्तव, रिपब्लिक नेटवर्क।
तो देखिए आपने ये हमारी रिपोर्ट अयोध्या से। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। मंदिर का मॉडल भी अब फाइनल हो चुका है। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं कि कैसा भव्य होगा रामलला का राम मंदिर। ये देख रहे हैं आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बनावट अब क्रूसीफॉर्म शेप का होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। मुख्य मंडप के 3 और मंडप और गर्भगृह के बाद एक और मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक छोटा मंडप होगा। मुख्य मंडप की ऊंचाई अब 161 फीट होगी। मंदिर का आकार 344 बटा 235 फुट होगा। तो हमने आपको बताया ये जो आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ एक नुमाया है जी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने कि कैसा भव्य बनने जा रहा है निधि रामलला का ये राम मंदिर। बिल्कुल ऐश्वर्या, इस राम मंदिर की भव्य राम मंदिर की बनावट कैसी होगी ये आपने बताया, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही है, लेकिन उस पर अब कैसे सियासत भी गरमाने लगी है ये हम आपको बताएंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने सवाल उठाया है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा क्या। जाहिर है ये मामला सिर्फ मंदिर और अयोध्या तक सीमित नहीं है। मामला राम के नाम पर एक घिसी पिटी राजनीति करने का है। इधर प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने का कार्यक्रम फाइनल हुआ और उधर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। पीएम मोदी पर पहला निशाना शरद पवार ने साधा। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही मला माहिती, पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं आणि कोरोनाच्या मुळे हे जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी। अब शरद पवार को कोई ये समझाए कि राम मंदिर का कोरोना से क्या लेना देना। लगता है पवार साहब के पास मुद्दों की कमी हो गई, इसीलिए वे राम मंदिर में भी कोरोना लेकर आ गए। अब बारी थी जवाब सुनने की, तो पलटकर सबसे तीखा हमला बोला उमा भारती ने। मैं मानती हूं कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ है। इसके बाद तो शरद पवार पर चौतरफा पलटवार होने लगा। राम मंदिर का आंदोलन कोरोना से लड़ने के लिए नहीं बना था। हमने ये दावा भी नहीं किया है कि उस कार्यक्रम से कोरोना समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री और सरकारें कोरोना से लड़ने के लिए अपना समय, साधन और जीवट लगा रही हैं। इसलिए मैं शरद पवार जी के आपत्ति से सहमत नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर शरद पवार अपने ही राज्य में अकेले पड़ते दिखे। राज्य सरकार में पार्टनर शिवसेना ने ही पवार से पल्ला झाड़ लिया। आदरणीय शरद पवार साहब मेरे बुजुर्ग नेता हैं, उनके भाषण पे भी कुछ भाष्य नहीं करूंगा। हम इसको राजनीतिक रूप से पहले भी नहीं देखते थे, आज भी नहीं देखना चाहते हैं। अब जब राम राज्य की संकल्पना हो तो वो संकल्पना वही है ना कि जनता का हित, जनता की सुरक्षा। पवार की हालत ऐसी हो गई जैसे उड़ते तीर को पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने हमला तो पीएम पर किया, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने दोनों हाथों से इस मुद्दे को लपक लिया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी सब प्रॉब्लम है। जब राम मंदिर के मुद्दे पर गोलबंदी होगी तो भला कांग्रेस जैसी पार्टियां इस पर रोटी क्यों नहीं सीखेंगी। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों की ऐसे बयानबाजी के खिलाफ संतों और धर्मगुरु ने जमकर विरोध किया है। सबका विचार अलग अलग होता है, जैसे जो जिसके ऊपर जितना विश्वास है उसको उतना ही सफलता मिलती है। अगर हमको राम जी पर विश्वास बना रहेगा तो बुरा भी ठीक हो जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी और एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर गरमाई इस राजनीति से किसे फायदा पहुंचेगा और कौन घाटे में रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में था
तब विपक्ष बीजेपी से उसकी तारीख को लेकर कटाक्ष करता था, और अब जब भूमि पूजन की डेट निकट है तो फिर सवाल उठ रहे हैं। पहले एक चीज ये थी कि राम मंदिर जो है कब बनेगा, और अब जब डेट निकट है तो राजनीति चरम पर है। पहले राम मंदिर की बात होती थी, और अब कौन राम का भक्त है और कौन राम का अपमान कर रहा है, बात इस पर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रिपब्लिक नेटवर्क। ऐश्वर्या, खबर बड़ी है, मैं आगे हम दिखाएंगे दर्शकों को कि केदार का अद्भुत भक्त कौन है, लेकिन अब जो खबर का वक्त है वो ये कि सुशांत को न्याय दिलाना है। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने देखा कि किस तरह से रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कंगना रनौत ने क्या कहा, वो उनकी निजी राय है, लेकिन उन्होंने जो इश्यूज उठाए, निधि जो बात उठाई, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा लगता है ऐश्वर्या कि मामला बहुत आगे जाएगा। सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई से कराने को लेकर अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखी थी, आपको हमने बताया था खबर के जरिए। आज उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि वो कंगना रनौत को कानूनी मदद देने के लिए भी तैयार है। ये एक अहम पड़ाव है ऐश्वर्या। बिल्कुल, तो अब कंगना रनौत को सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिल गया है। वो सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने चिट्ठी किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी थी। तो इस जांच का अंजाम तो होना चाहिए, और इसकी जांच को सीबीआई करे, इस पर भी अब बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है। चलिए ऐश्वर्या, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे अनोखे भक्त की जो सब देखना चाहते हैं। वो है बाबा केदार के भक्त, क्योंकि ये खबर बड़ी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल खबर बड़ी है। मैं अब हम आपके सामने ऐसी तस्वीरें रखने जा रहे हैं निधि, जो हिम्मत और हौसले की कहानी बयां कर देती हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, पहली तस्वीर केदारनाथ की है, जहां कुछ लोग सीढ़ियों पर ट्रैक्टर चढ़ाते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर सलमान खान की है, जो इन दिनों खेती करके अपना वक्त बिता रहे हैं और अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चला रहे हैं। जिन सीढ़ियों को चढ़ने में पैदल पसीने छूट जाएं, हिम्मत टूट जाए, अगर उन सीढ़ियों पर ट्रैक्टर चढ़ता दिखे तो क्या कहेंगे? केदारनाथ में चमत्कार के किस्से कम नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप कह उठेंगे कि ये वाकई चमत्कार है। जिसके सहारे ट्रैक्टर सीढ़ियों का सफर तय कर रहा है, इसे देखकर कहना ही पड़ेगा कि डर के आगे ट्रैक्टर है। बता दें कि केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहा है। यहां बिजली स्टेशन भी लगाया जाना है, जिसके लिए सामान पहुंचाया जा रहा है। भारी सामान को कंधों पर लेकर जाना आसान नहीं है। इसके लिए लोगों ने ट्रैक्टर को ही सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। दाद देनी होगी इस ड्राइवर की, जो इतने दुर्गम जगह पर ट्रैक्टर चला रहा है, जहां जरा सी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ जाए। चढ़ाई एकदम सीधी है और अगल बगल में गहरी खाई। ऐसे में इसे केदारनाथ में एक और चमत्कार ही कहा जा सकता है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने ट्रैक्टर से सामान पहुंचाने पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा ऐश्वर्या हमने कि किस तरह ये केदार बाबा के अनोखे भक्त सामने, और सलमान खान को भी देखा कि वो किसान बनकर बैठे हैं, लॉकडाउन का समय बिता। बिल्कुल निधि, तो हर शाम 8 बजे जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर खबर बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।